लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको याद ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी और इजराइल की यात्रा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मीडिया ने इसे भारत की विदेश नीति में एक अहम बदलाव के तौर पर पेश किया था, जिसका कारण ये था कि भारत का खाड़ी के मुस्लिम देशों से अच्छा संबंध रहा है और इसीलिए भारत के कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे से बचते रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल से खाड़ी के मुस्लिम देशों के संबंध काफी कड़वे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के मन में इजराइल की जो छवि है वो नेगेटिव है। आखिर इजराइल से खाड़ी के मुस्लिम देश इतना क्यों चिढ़े रहते हैं, या दुनिया भर के मुस्लिम इजराइल से इतना क्यों चिढ़ते हैं? अगर इस सवाल का जवाब आपको जानना है तो आपको इजराइल का जो उदय है, इजराइल की जो स्थापना हुई है, उसे समझना होगा। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी यहूदी है। इजराइल एक छोटा देश है, पर उसकी सैन्य ताकत का दुनिया लोहा मानती है। अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अपनी ताकत के दम पर ही अस्तित्व में है। अगर उसमें इतनी ताकत ना होती तो अब तक इजराइल का अस्तित्व समाप्त हो चुका होता। 50 साल पहले इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच युद्ध भड़क गया था, जिसे 1967 के अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये संघर्ष, ये युद्ध महज 6 दिन चला, लेकिन इसका असर आज तक नजर आता है। 1948 के आखिर में इजराइल के अरब पड़ोसियों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इन देशों की जो कोशिश थी वो इजराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन ये देश ये करने में नाकाम रहे और इजराइल ने इन्हें परास्त किया। अरब और इजराइल के संघर्ष की छाया मोरक्को से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर है। इस संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। 14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में आया था। यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन यहूदियों के हमलों से फलस्तीनियों के पांव उखड़ गए और हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र की तरफ भाग खड़े हुए। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही अरब देश इजराइल को जवाब देना चाहते थे। जनवरी 1964 में अरब देशों ने फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO भी के नाम से भी जाना जाता है, इस संगठन की स्थापना की। 1969 में यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाली। इसके पहले अराफात ने फतह नामक संगठन बनाया था, जो इजराइल के विरुद्ध हमले कर काफी चर्चा में आ चुका था। इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ और ये युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप ही बदल गया। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से धकेल दिया। इसके कारण 5 लाख और फलस्तीनी बेघर हो गए।
जब कूटनीतिक तरीकों से मिस्र और सीरिया को अपनी जमीन वापस नहीं मिली तो 1973 में उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। अमेरिका, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध के बाद इजराइल अमेरिका पर और अधिक आश्रित हो गया। इधर सऊदी अरब ने इजराइल को समर्थन देने वाले देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो मार्च 1974 तक जारी रहा था। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात 19 नवंबर 1977 को यरूशलेम पहुंचे और उन्होंने इजरायली संसद में भाषण दिया। सादात इजराइल को मान्यता देने वाले पहले अरब नेता बने थे। अरब देशों ने मिस्र का बहिष्कार किया, लेकिन अलग से इजराइल से संधि कर ली। 1981 में इजराइल के साथ समझौते के कारण इस्लामी चरमपंथियों ने सादात की हत्या कर दी थी। इजराइल के कब्जे के विरोध में 1987 में फलस्तीनियों ने इंतिफादा यानी कि जन आंदोलन छेड़ा, जो जल्दी ही पूरे क्षेत्र में फैल गया। इसमें नागरिक अवज्ञा, हड़ताल और बहिष्कार शामिल था, लेकिन इसका अंत इजरायली सैनिकों पर पत्थर फेंकने से होता है। जवाब में इजरायली सुरक्षा बल गोली चलाते और फलस्तीनी इसमें मारे जाते। खाड़ी युद्ध के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए अमेरिका की पहल पर 1991 में मैड्रिड में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1993 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में भी शांति के लिए वार्ता आयोजित की गई। इसमें इजराइल की ओर से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबिन और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने हिस्सा लिया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पहल पर व्हाइट हाउस में शांति के घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। पहली बार इजरायली प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन और फिलिस्तीनी नेता अराफात को लोगों ने हाथ मिलाते देखा। 4 मई 1994 को इजराइल और पीएलओ के बीच काहिरा में सहमति हुई कि इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कर देगा। इसके साथ ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण का उदय हुआ, लेकिन गाजा पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण के शासन में अनेक मुश्किलें पेश आई। इन समस्याओं के बावजूद मिस्र के शहर ताबा में ओस्लो द्वितीय समझौता हुआ। इस पर दोबारा से हस्ताक्षर किए गए, लेकिन इन समझौतों से भी शांति स्थापित नहीं हो पाई और हत्याओं का और आत्मघाती हमलों का दौर आज तक भी जारी है। इजराइल को मजबूती से स्थापित करने में जो मुख्य भूमिका निभाई है, वो निभाई है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने। अगर आप मोसाद के बारे में नहीं जानते तो हम आपको मोसाद के बारे में बता देते हैं। मोसाद की स्थापना 1949 में की गई थी। दुनिया भर में मोसाद के डर और मनगढ़ंत कहानियां इसके बारे में प्रचलित हैं। ये एजेंसी साहसिक ऑपरेशन और नृशंस हत्याओं के लिए भी जानी जाती है। इसने 1960 में अर्जेंटीना में नाजी युद्ध अपराधी अडोल्फ आइसमई को पकड़ खुद को साबित किया था। 2010 में एक पूर्व मोसाद एजेंट गेड शिमरोन ने बीबीसी को बताया था कि वे ईमानदार धोखेबाजों की तलाश में हैं। वे मेरे जैसे लोगों को लेते हैं, मैं एक धोखेबाज नहीं हूं। इजराइल का एक आज्ञाकारी नागरिक हूं। वे आपको सिखाते हैं कि कैसे चोरी करें और ये कई बार लोगों को मारना सिखाते हैं। ये आपको वे चीजें सिखाते हैं जिसे कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। दरअसल मोसाद अपने एजेंट्स को ऐसी चीजें सिखाता है जो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। इसलिए खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। इस चैनल के साथ अभी जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।